ये खतरनाक कैदी का बारीक खड़ा है। सबसे पहले जेल बना वाइपर आइलैंड, दूसरा जेल बना रॉस आइलैंड, तीसरा जेल बना सिल्वर जेल। तो ये रहे खतरनाक कैदी का बारी। तो खतरनाक कैदी कौन? मेरा वो हिंदुस्तानी जो ब्रिटिश के बड़े अफसरों को मार देता है। उनको जब यहाँ लाया जाता है, उनके हाथ और पैर में चेन डालते हैं, सामने आयरन का स्टिक डालते हैं, उसकी एंट्री होती है, सीढ़ी चढ़ता है, ये सीढ़ी चढ़कर यहाँ बंद करते हैं। इसमें 3 व्यक्ति रहते हैं। ये चेन और ये स्टिक क्यों डाला गया? ना तो मेरा हिंदुस्तानी बैठ सकेगा, ना ही सो सकेगा। बिना मौत दिए मौत खड़े खड़े ही मर जाता है। इस 3 रूम के लिए एक ही खिड़की था, दरवाजे 2 के यहाँ, 1 के वहाँ रखे हुए। ये पूरा का पूरा खतरनाक कैदी का बैरिक हुआ करता था। इतने छोटे से रूम में हमारे हिंदुस्तानी को रखा जाता था। मौत के लिए कभी भी छोटे, जहाँ भी मिलता मौका मिलता, ये हिंदुस्तानी को मार डालते थे। आप कितने साल से कर रहे हो ये? मैम मैं इसी आइलैंड की 4th जनरेशन मैम। ये मेरे पिता का जन्म स्थान है। मेरे माँ के पूर्वज, मेरे पिता के पूर्वज कैदी बनकर आए थे। इनकी 4th जनरेशन हूँ। मैं बचपन से यहाँ आती हूँ। आज इस जगह पर रुकी हूँ तो इस जानवर के कारण रुकी हूँ। ये जानवरों को मैं बचाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इनको बचाना। हाँ, नहीं, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो? मुझे 50 साल हो गए मैंने। हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है कि हम पहले भी आए थे तो शायद आपने ये ऐसे ब्रीफ किया था। से अधिक हो गए थे। छोटी बच्ची से पहले डिफेंस थे, अभी गवर्नमेंट की बात थी। डबल शेड वाले छत बनाए, हमने अपने इंडस्ट्रियल सिंगल वाले बनाए। अभी इस समय इस वक्त ये बिल्डिंग का इस्तेमाल इंडियन नेवी कर रही है, आर्मी कर रही है। इनका मेंटेनेंस चल रहा है, इनका टावर भी लग रहा है। मगर ब्रिटिश टाइम पर इस बिल्डिंग का यूज था, 165 ब्रिटिश ऑफिसर्स के बैरक थे। ये रहा उनका किचन रूम, ये रहा उनका बेडरूम और ये रहा उनका कॉन्फ्रेंस रूम। ये सारे स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ब्रिक्स के वॉल, आयरन प्लेट्स, ब्रिक्स वॉल, आयरन वॉशर, बोल्ट और नट। इसमें नट बोल्ट लगे हुए, इसलिए कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर खराब नहीं, सिर्फ छत खराब है, ठीक कर दिया गया। अब वापस आइए दूसरी बिल्डिंग पर। ये रहा, इसमें स्टोन और आयरन यानी कि पत्थर और लोहे का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। ये रहे टू बेस, उनकी पूरी फौज की छावनी थी। अंग्रेज को ये पता था अंडमान निकोबार ऐसी जगह पर स्थित है, कोई भी कंट्री वाला इसको कैप्चर करके यहाँ बैठकर पूरे वर्ल्ड में हुकूमत कर सकता है। अंग्रेज को इसका इन्फॉर्मेशन था, इसलिए उन लोगों ने इस बैरिक के पीछे एक टावर बनाया, जिसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा होकर बैनर से वॉच करेगा। इस व्यक्ति को चारों तरफ का सीन दिखाई दे, कौन कहाँ से आता है जाता है। इसके ठीक पीछे इन लोगों ने एक फांसी घर बनाया, एक सेल रूम भी बनाया। और ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर में खाने पीने से लेकर आराम करने का, बंदूक गोली, सब कुछ इसके अंदर थे। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर 25 दिसंबर 2004 तक थे। 26 में जब भूकंप और सुनामी है, बिल्डिंग क्या हुआ आपको देखने को मिलेगी। सर
सुनामी के बाद आपको यहाँ आने का मौका इसी आइलैंड ने दिया। अगर सुनामी के समय अगर ये आइलैंड नहीं होता, इस वक्त आप यहाँ नहीं अपने घर पर होते, किसी में और मेरा फोन नहीं होता। रॉस आइलैंड की आकृति ट्रायंगल की है, इसका आकृति भी ऐसा मैप भी ऐसा है। आपके बोट ने आपको ड्रॉप किया हार्बर में, आप वहाँ से प्रवेश किए। अभी आप मेरे पास 200 फीट है कि यहाँ पर इसके ठीक पीछे जहाँ हम खड़े हैं, ये नीचे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, हम एकदम बॉटम में थे, अभी हम 200 फीट हाइट पर आ गए। तो सुनामी ये सब जगह से, जो सुनामी आई कहाँ से, सुनामी आई इस जगह से जहाँ से मतलब यहाँ, तो सुनामी का आना यहाँ निश्चित है। सुनामी पहुँचा यहाँ और यहाँ से सीधा उठा, यहाँ हिट किया, हिट कर कर आगे बढ़ता, ये भी फिनिश वो भी फिनिश, ऐसा नहीं हुआ। हिट करते ही वो टर्न लिया। मेरे हाइट के 2 डबल यहाँ वॉल थे, वो सारे गिर कर टूट के पड़े हुए हैं। उसको तोड़ता हुआ नीचे गिरा और 2 टुकड़े में डिवाइड कर कोबरा की तरफ गया और वहाँ से विनाश करके जब वापस आया, जहाँ इंडियन मार्केट थे वहाँ तक पानी भरा। यहाँ कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी नहीं मर, सब सेफ है। हम सबको सेव करने का काम यहाँ पे एनिमल ने किया। इस 4 पाँव के जानवर को 6 दिन पहले पता चल गया सुनामी आने वाला। ये सच है, मैं उनकी बातें समझती, मगर वो जो बोल रहे थे वो समझ में नहीं आता। रोते थे, खाना पीना छोड़ दिया और डॉक्टर को लाया गया। डॉक्टर उस समय 350 लीटर थे यहाँ पर, डॉक्टर को कोई बीमार नहीं है, मगर एक डॉक्टर ने कहा कि किसी चीज़ का संदेश दे रहा है। बाद में 3 दिन के बाद 3 दिन बाकी सुनामी के लिए, तो मोर ने भी खाना छोड़ दिया। बड़ा अजीब सा लगा। और जिस दिन भूकंप आया, जिस हिरन ने 6 दिन तक आवाज़ दे दिया, वो खड़े होकर आवाज़ के सारे हिरन एक साथ इकट्ठा हुए, लड़का नीचे की तरफ गए, सब लेते हुए ऊपर की तरफ। मगर एक बात याद रखिएगा, 4 पाँव का जानवर सिर्फ आपको आने का संदेश देगा, आपकी ज़िंदगी नहीं बचाएगी। आपकी ज़िंदगी बचाएगी आकाश पे उड़ने वाला पक्षी। हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, सुनते थे, मगर जिंदगी देखने को नहीं मिला। और यहाँ हिरन और मोर की दोस्ती अच्छी है और दोनों एक दूसरे का लैंग्वेज जानते हैं। जब मोर ने चर्च की तरफ इशारा किया तो ये हिरन हमसे पहले चर्च के भीतर चले गए, हमारे साथ बाहर ही खड़े थे। तो चर्च के भीतर पहले वो गए, उसके पीछे हम गए। अगर हम बाहर खड़े होते तो हम बचते नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पीछे, इसकी जानकारी मोर को थी। इसलिए जब भी भूकंप के समय मौका बचने के लिए कोई स्थान ना मिले, तुरंत आकाश की तरफ देखिएगा, उड़ने वाले पक्षी की दिशा की तरह उसको सर्च कीजिएगा, सब कुछ छोड़ दीजिएगा, अपने परिवार को लेकर उस दिशा में जाइएगा। और सब कुछ खत्म होने के बाद जब आप वापस आओगे, आपके साथ जो गया आपको मिलेगा, आपके साथ जो गई आपको नहीं मिलेगा। और जिस सावरकर जी की आप रूम को देख कर आए हो, तो सावरकर जी की खास बात थी, अंग्रेजी उसको बहुत टॉर्चर कर रोने के लिए। एक अंग्रेज था जो सावरकर जी को बहुत टॉर्चर करता था। अचानक उसको ट्रांसफ़र हुआ, बहुत सुबह उठा, अपने सामान को पैक किए चला गया, किसी को नहीं पता, निकल पड़ा। मगर आधे 1 घंटे के बाद देखा गया वो सामान लेकर वापस आया। सामान पटका हुआ कैदी से कहने लगा, सावरकर किधर, चिल्लाने लगा। तो कैदी ने कहा सावरकर जी वहाँ काम कर रहे हैं। ये सामान को पटका दौड़ता हुआ सावरकर जी के पास गया, जाकर खड़े होकर कहने लगा, तो किस मिट्टी का बना है, क्या तेरे शरीर में पानी नहीं, कि तुझे माँ ने जन्म नहीं दी, तू रोता क्यों है? तो सावरकर जी मुस्कुरा दिए। सावरकर जी मुस्कुराना था, उनकी ज़िंदगी में आग लगना था। चिढ़ कर से पूछा, तो किस मिट्टी का बना है, क्या तेरे शरीर में पानी नहीं, कि तुझे माँ ने जन्म नहीं दिया? तो सावरकर जी मुस्कुराते हुए अंग्रेज के पास आए। 1 सेकंड के बाद उस अंग्रेज के कंधे में हाथ रखा और धीरे से उसे जवाब दिया, अगर तुझे मेरे आँख में आंसू देखना तो तुझे एक बार हिंदुस्तानी बन के जन्म लेना होगा। जिस दिन तुम हिंदुस्तानी बन के जन्म लोगे, धरती पर पैर रखोगे और अपनी आँख को खोलोगे, तुझे आंसू दिखाई देंगे, क्योंकि मेरी आत्मा रोती है, मेरी आँखें नहीं। मेरी आत्मा को मेरा हिंदुस्तानी देख सकता अंग्रेज। तो इसकी बोली भी बहुत सुंदर चीज़ है, उसने बहुत सारे काम किए। उसने इंडियन लोगों को चेन की बोली सिखाई है, उसका रूप छोटा किया गया, बहुत कुछ किया उन लोगों ने। उसने बहुत इतने सारे इंडियन की मदद की। जब इंडियन चेन से जाते थे, जैसी पलट की बात करते थे तो अंग्रेज कोड़ेर के मारता था उसे, तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो? तो सावरकर जी को दुख लगता, तब उसने इंडियन लोगों को चेन की बोली सिखाना शुरू किया और कहा हम रात को 12 बजे के बाद बात करेंगे। एक दूसरे को देख नहीं सकते, हाथ नहीं देखते थे, 12 बजे के बाद कैसे करेंगे? जब रात का 12 घंटा बजता, सावरकर जी खड़े के हाथ मत करिए, सलाखों से हाथ बाहर निकालते तो ये हथकड़ी लोहे को टच करता, आवाज़ करता, बाजू वाले को मालूम होगी, बाजू वाला खड़ा होगा, अपने कान को दीवार में टच करेगा। जब ये हाथ निकाला तो ये बाजू खड़ा हुआ, एक कान में हटकर, और ये लगातार चेन की बोली बोलते हैं और ये ध्यानपूर्वक सारे बोली को, सारे शब्दों को समझते हैं। आधे घंटे के भीतर पूरे 7 न्यूज़ में मैसेज पहुँच जाता है। एक और सच्चाई भी है कि सावरकर जी को यहाँ लाकर मारा क्यों नहीं, क्योंकि सावरकर जी हिंदुस्तानी की जो भी बात बोलते थे वो सब उसकी बात मानते थे। अगर सावरकर जी को मार दिया गया तो अंग्रेज हिंदुस्तानी से काम नहीं ले सकते थे, इसलिए उनको ज़िंदा रखा गया हिंदुस्तानी से काम लेने के लिए। इसलिए जब हिंदुस्तानी मरता है तो उसका पोस्टमार्टम भी होता है। मगर इन अंग्रेजों ने हमारे लिए 2 चीज़ नहीं रखा, ना तो स्कूल रखा, ना तो कब्रिस्तान रखा। जब मेरा हिंदुस्तानी मरता उसके पैर पत्थर बांधकर उसे समुद्र में छोड़ दिया जाता। हमारे लिए कोई कब्रिस्तान नहीं थे, इसलिए कई लोगों का इतिहास लिखा हुआ नहीं।